नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम रीतिकालीन कवि केशवदास उनके विषय में चर्चा करेंगे। केशव का परिचय, उनकी साहित्य साधना को लेकर के बातचीत करेंगे। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में से एक समादृत नाम है। केशव अलंकारवादी आचार्य के रूप में, अपनी कवि प्रतिभा के रूप में, कविता में शिल्प के सौष्ठव और सौंदर्य को लेकर केशव प्रसिद्ध रहे हैं। अलंकारवादी आचार्य केशव अलंकार को कविता की आत्मा मानते हैं। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुबत भूषण विनुन विराज ही कविता वनिता मित्र, ये कह करके केशव ने अलंकार को कविता का अहम गुण, प्रधान गुण, मुख्य गुण माना। अपनी विद्वता और पांडित्य प्रदर्शन के कारण कवि केशव को जहाँ साहित्यिक समाज में अगाध सम्मान मिला, वहीं उनकी कविता की दुरूहता, कविता की क्लिष्टता और कविता में अप्रचलित शब्दों को विद्वता प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त करने के कारण केशव को साहित्य आलोचकों की नज़र में आलोचना का शिकार होना पड़ा। कहीं उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। तो इस कठिनता के कारण, दुरूहता के कारण केशव के लिए यह भी कहा गया कि कवि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। इस तरह की आलोचनाओं का शिकार भी उन्हें होना पड़ा। लेकिन हर एक की अपनी अपनी दृष्टि है। मेरा ये मानना है कि कवि केशव की जो काव्य कला है, कवि केशव की जो विद्वता है, केशव की जो बहुज्ञता है, केशव का अपनी भाषा पर जो अधिकार है, केशव का छंद पर जो अधिकार है, केशव का अलंकार इत्यादि कला पक्ष के संपूर्ण विषयों पर, अंगों पर जिस तरह का अधिकार है, लगता है कि केशव की पारंगति हर किसी के वश का मामला नहीं है। इसलिए जो लोग साहित्य को काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम उस दृष्टि से जो पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो कवि केशव की कविता एक आनंददायी काव्य है, आनंददायी प्रक्रिया से गुजरते हैं। केशव को पढ़ते हैं तो मात्र सहजता से, सरलता से काम नहीं चल जाता है। आपको कहीं न कहीं मस्तिष्क लगाना पड़ता है, आपके अध्ययन की गहनता को मापा जाता है। केशव को समझने के लिए आपको खुद को पढ़ना पड़ता है, यह आवश्यक है। इसलिए केशवदास साहित्य के सुधी पाठकों के लिए, साहित्यकारों के लिए, जो साहित्य में गहनता से दखल करना चाहते हैं, साहित्य में डूबना चाहते हैं, उन लोगों के लिए केशव आनंददायी कवि हैं। जबकि जो लोग सहजता से, सरलता के, प्रसाद गुण के पक्षधर हैं, जो ये मानते हैं कि कविता का भाव है, वो सहजता से पढ़ते ही एक बार में ही अभिधा जैसा अर्थ सा देता चला जाए, उन लोगों ने केशव पर आरोप लगाए। यद्यपि रामचंद्र शुक्ल जैसे व्यक्ति ने आरोप लगाए तो उनको आप निराधार नहीं कह सकते। उसके बावजूद मात्र आरोप लगा देने से केशव की क्षमता, केशव का महत्व, केशव की उपादेयता कम नहीं हो जाती। इसलिए विद्यार्थियों के लिए केशव को पढ़ना, केशव को समझना और उनके विषय में अपनी धारणा को अपने हिसाब से बनाना जरूरी है। इसलिए मेरा ये निवेदन है, क्योंकि आप कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी मात्र पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई या किसी एक व्यक्ति की राय को लेकर के किसी रचनाकार के प्रति अपनी राय नहीं बना लेते हैं। आपको खुद को पढ़ना है। केशव का परिचय की बात हम कर रहे हैं। केशव का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। वे सनाढ़ ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम काशीनाथ जी था। ओरछा के राज दरबार में उनके परिवार का बड़ा मान सम्मान था। केशवदास स्वयं ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि रहे, उनके मित्र भी, उनके मंत्री भी, क्योंकि केशव का व्यक्तित्व इतना विराट था कि वो मात्र दरबारी कवि के रूप में सीमित होकर के रहने वाले नहीं थे, और कवियों का उस समय सम्मान था। वो जो समयावधि है, उस समय की समयावधि में हम देखते हैं कि रचनाकारों का बड़ा सम्मान था। तो इस नाते राजा उनको मंत्री भी मानते थे, अपने गुरु भी मानते थे।
इंद्रजीत सिंह की ओर से उन्हें 21 गांव मिले। वे आत्मसम्मान के साथ विलासमय जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि वो उस समय का दौर यही था। केशवदास संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनके कुल में भी संस्कृत का ही प्रचार था, यानी पूरे घर में संस्कृत बोली जाती थी। वो संस्कृत का दौर था। पढ़े लिखे व्यक्ति, सनाढ़ ब्राह्मण, उनके घर में तो वैसे ही संस्कृत का माहौल था। नौकर चाकर तक भी, उनकी शुक शारिकाएं तक भी संस्कृत बोला करती थी, ऐसा लोगों ने लिखा है, उनके विषय में जानकारी। उनके कुल में, केशव खुद स्वीकार करते हैं अपने ग्रंथों में, अपने परिचय में, कि मेरे कुल में मेरे सिवाय कोई संस्कृत को छोड़कर दूसरी भाषा नहीं बोलता, यानी हिंदी। उस समय में हिंदी लोक भाषा थी, साहित्यिक भाषा नहीं, प्रारंभिक दौर में थी। इसलिए उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो केशव ने खुद ने लिखा कि भाषा बोलिन जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंद मति तिहि कुल केशवदास। जिसमें इस लोक भाषा को, इस हिंदी को, जिनके कुल के नौकर चाकर भी बोलना नहीं जानते, उस कुल में केशव जैसा मंदमति वाला व्यक्ति भाषा कवि बना है, लोक भाषा का कवि बना है, लिखने लगा है। इसलिए घर वाले लोग संस्कृत को छोड़ करके लोक भाषा में, जो आम बोलचाल की भाषा है, उसमें यदि लिखना शुरू करे तो घर वाले फिर उसकी विद्वता को स्वीकार नहीं करते थे। वो तो विद्वान थे, विदुषियाँ थी उनके घर में, तो वो लोक भाषा में जब केशव लिखते थे तो मस्करी का पात्र, उपहास का पात्र भी वो बने। लेकिन उन्होंने इसमें लिखा। बड़े भावुक कवि थे केशव। केशव की जब जीवनी हम पढ़ते हैं, केशव के जीवन को पढ़ते हैं, आपके विद्यार्थियों के लिए इस पाठ्यक्रम के हिसाब से बहुत संक्षिप्त सा परिचय की बात हम करते हैं। एक उदाहरण उनकी भावुकता का और प्रत्युत्पन्नमतित्व का। प्रत्युत्पन्नमतित्व कहते हैं हाजिर जवाबी। तो हाजिर जवाबी मास्टर थे, इसलिए उनकी संवाद योजना श्रेष्ठता को प्राप्त हुई। रामचंद्रिका जो उनका काव्य है, उसमें जब संवाद पढ़ते हैं तो यद्यपि वो राम का ही चरित्र है, तो वो वाल्मीकि रामायण की कथा वही है, तुलसीकृत रामचरित मानस की कथा वही है, लेकिन तार्किकता के मामले में, तर्क शक्ति के मामले में तुलसी और वाल्मीकि सहित अन्य रामायण लिखने वाले लोग भी केशव के बराबर पहुंच नहीं पाए, क्योंकि तार्किकता उनकी गजब की थी। वो राज दरबार में रहते थे तो वो तर्क वितर्क की शक्ति के माध्यम से प्रभावित करते थे सभा को, इसलिए उनका ये वाला पक्ष बड़ा समृद्ध है। तो वो भावुकता के साथ में जब भी कोई बात की जाती तो जैसे डिबेट होती, वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें तर्क वितर्क किए जाते हैं, उस दृष्टि से अपने आप को तैयार किए हुए रहते थे। उनके पास तर्क हमेशा रहते थे, अकाट्य तर्क रहते थे। एक बार का एक दृश्य, वृद्धावस्था के समय में कहते हैं कि वो गांव में, अपने गांव में पहले कुएं होते थे, कुएं पर पनघट होता था, पनघट से औरतें पानी लेने जाया करती थी। तो गांव का सबसे सुरम्य स्थल पनघट को ही माना गया, इसलिए लोकगीतों में पनिहारी के गीत, पनघट के गीत, घड़े के गीत, कुएं के गीत, ये सब गीत हैं। वो गणगौर के सारे गीत कुएं के ही गीत हैं। वो पनघट, वहाँ कुएं पर बैठे हैं, पानी भरने औरतें आती हैं गांव की। तो पहले पनघट पे जब औरतें जाती थी तो वो कोई उसको श्रम मान करके, बेगार मान करके, अपने आप पर थोपा गया काम मान करके नहीं जाती थी। वो घर का काम था, लेकिन वो जो पनघट पे जाती थी सज धज करके पानी लेने जाती है। जीवन को आनंदमय कैसे जिया जाता है, ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। गांव का वो अभावग्रस्त जीवन, सब तरह की दुविधाएं, असुविधाएं, उनके बावजूद भी सर पे पानी लेके आना, कितनी कितनी दूर से, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कुछ जगह मरुस्थल में तो ये है कि 10-10 12-12 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था। उसके बावजूद भी पनघट पे जब औरतें जाती थी तो ये मान के चलती हैं कि मेरे घर की इज्जत मेरे हाथ में है। तो उनका पहनावा, उनका चलना, चाल चलन, उस हिसाब से वो सज धज करके सब औरतें जाया करती थी। ननद भौजाइयाँ साथ में जाना, सखियाँ साथ में जाना, सास बहू भी साथ में जाया करती थी। तो आयु वर्ग के हिसाब से एक उम्र की लड़कियां साथ में हो जाती तो ननद भौजाई के जोड़े साथ में जाया करते थे। ज़्यादातर उनको घर से निकलने का यही अवसर मिलता था, इसलिए वो आनंद से बाहर निकलती, अपने आप को उन्मुक्त समझती, मुक्त समझती। घर के बंधन की चार दीवारी से बाहर निकलने का अवसर भी यही था, इसलिए वो पानी लेने आती। तो केशव जो वृद्धावस्था में अपने गांव के कुएं पर बैठे होते हैं और कुएं पर जब उम्र है, बाल उनके सफ़ेद आ गए। अब रीतिकाल का कवि, सौंदर्य का कवि, श्रृंगार रस का कवि, प्रेम और प्रीति के गीत गाने वाला कवि, उस कवि को गांव में कुएं पर बैठे हुए हैं, गांव की औरतें जो पानी लेने आती हैं तो सफ़ेद बाल और उम्र का तकाजा है ही, इसलिए गांव में
जाति वर्ग सबको छोड़ करके रिश्तों की बड़ी पवित्रता रही है। इसलिए बड़े को चाचा, बाबा, ताऊ, मामा, मौसा जो भी रिश्ता है उसको उस हिसाब से, हम उम्र को उस हिसाब से, छोटों को उस हिसाब से यथा योग्य अभिवादन का क्रम है। तो जब कुएं पर ये बुजुर्ग बैठे हैं तो जो महिलाएं पानी लेने आती हैं वो गौर वर्ण वाली चंद्रमुखियाँ, वो हंस जैसी चाल वाली, कोई हस्तिनी जैसी चाल वाली, मयूर जैसी आंखों वाली, सुए जैसी चांच नाक वाली, ऐसी सुंदर औरतें वो जो पानी भरने आती हैं तो वहाँ पर केशव जैसे बूढ़े आदमी को बैठ करके उनको बाबा ही कहती है। बाबा प्रणाम, बाबा राम राम, बाबा नमस्कार, जो कुछ भी अभिवादन का अपना तरीका है वो बाबा कहती हैं। और ये बाबा शब्द केशव को करता है। देखें रीति काल का कवि, अब उनकी तार्किकता देखें, हाजिर जवाबी देखें, उनकी भावुकता देखें। वो तुरंत उनको अपने मन में अपने साथियों को एक दोहा सुनाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इन औरतों ने, इन लड़कियों ने बाबा कहा, और ये बार बार बाबा कह करके चली जाती है, पानी भरने आती हैं। तो इसका कारण क्या रहा आखिर? मन से तो केशव बूढ़ा हुआ ही नहीं, तो बूढ़ा होता है तब बाबा कहा जाता है। तो औरतें मुझे बूढ़ा समझती क्यों है, आखिर क्या है ऐसा? फिर उनका ध्यान गया कि मेरे बाल सफ़ेद हैं, इसलिए बालों के कारण मुझे बूढ़ा समझते हैं। तो केशव ने दोहा कहा केशों को, यानी केशव उनका नाम है, केश यानी बाल, उनको संबोधित करके, और ये यमक अलंकार का दोहा हो गया कि केशव केशन अस करी, जस अरिहीन कराय, चंद्र बदनि मृग लोचनी, बाबा कही गई जाए। केशव केशन अस करी, केशव कहते हैं मेरे साथ में इन केशों ने, बालों ने ऐसी करी। केशव केशन अस करी, केशव कहते हैं कि मेरे साथ इन केशों ने, इन बालों ने ऐसी की, क्या की? जस अरिहीन करा, अरि कहते हैं शत्रु को, जैसा कोई शत्रु भी नहीं कर सकता, कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता, जैसा काम किसी शत्रु से भी नहीं हो सकता, कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता, वो काम मेरे साथ में इन बालों ने कर दिया। फिर नीचे उदाहरण देते हैं क्या कर दिया कि चंद्र बदन मृग लोचनी, बाबा कह कहीं जाए। ये चांद से मुंह वाली, मृग जैसी आंख वाली ये सुंदर औरतें मुझे बाबा कह कर जा रही हैं। मेरे और तो कुछ बूढ़ा है ही नहीं, मन से मैं बूढ़ा हुआ नहीं, तन से बूढ़ा नहीं हुआ, मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए मेरे साथ में दुश्मनी इन बालों ने साझी है। तो बालों को संबोधित करके कहते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण है जब कवि ने अपने जीवन की घटनाओं को कविताओं में आबद्ध किया है, दोहों में आबद्ध किया है। सब जगह पर, गांव की चौपाल में, सामान्य लोगों की हताई में भी इस तरह के दोहे बहुत प्रचलित हैं। इसलिए केशव इस दृष्टि से अपने साहित्य में उनकी गहरी पैठ थी, इसको हमें समझना है। वो जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह देव को दे दिया बाद में 1608 के लगभग। तब केशव वीर सिंह के दरबार में रहे, फिर वहाँ से वीर सिंह के दरबार से वो गंगा तट पे चले गए और 1618 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। केशव इस संसार से अलविदा कर गए। लेकिन केशव का जो जीवन हमारे सामने है, केशव जिस तरह से हम लोगों को केशव को पढ़ने का अवसर मिला, केशव की रचनाएं पढ़ने का अवसर मिला, केशव अपनी रचनाओं के कारण ही जाने जाते हैं। वो कवि और आचार्य दोनों थे, इसलिए उनकी रचनाएं आचार्यत्व वाली रचनाएं हैं, वो लक्षण ग्रंथों वाली रचनाएं हैं। कवित्व में भी उनकी रचनाएं जो भाव पक्ष की प्रधानता की भी रचनाएं हैं। लेकिन चूंकि आचार्य थे, वो समय शिल्पगत सौष्ठव का, सौंदर्य का समय था, इसलिए रीतिकाल के सभी कवियों के यहाँ पर शिल्पगत सौंदर्य अधिक मिलता है। केशव भी उसके अपवाद नहीं है। केशव के 9 ग्रंथ हमें मिलते हैं जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जिनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, ये 9 ग्रंथ उनके हैं। रसिक प्रिया केशव की प्रौढ़ रचना है, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें रस, वृत्ति, काव्य दोष आदि के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। इसके लिए मुख्य आधार ग्रंथ जो रसिक प्रिया के लिए केशव ने काम में लिया वो नाट्यशास्त्र है, कामसूत्र है, रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक है। ऐसे संस्कृत के ग्रंथों को आधार बना करके रसिक प्रिया लिखा केशव ने, जो शुद्ध रूप से लक्षण ग्रंथ है। कवि प्रिया काव्य शास्त्र, काव्य शिक्षा संबंधी एक ग्रंथ है, जो इंद्रजीत सिंह की रक्षिता और केशव की शिष्या प्रवीण राय के लिए प्रस्तुत किया गया है। विनती राय प्रवीण की सुनिए राय प्रवीण,
जूठी पत्थर भगत है, बारी बायस स्वान। इस तरह से कुछ दोहे जो केशव राय को के हिसाब से कहे गए हैं, उनका हम आगे जिक्र करेंगे जब पढ़ेंगे। इनके काव्य सौंदर्य की बात करेंगे, इनकी तार्किकता की बात करेंगे, इनके भाव पक्ष और कला पक्ष की बात करेंगे, इनके वाग विदग्धता की बात करेंगे, तब इन पर सब पर चर्चा करेंगे। तो ये कवि प्रिया में इंद्रजीत सिंह की रक्षिता है, उन केशव प्रवीण राय को लेकर के उनकी शिक्षा के लिए ग्रंथ हुआ। कविकल्प, लतावृत्ति और काव्यादर्श, ये दो ग्रंथ इसमें आधार में लिए इन्होंने, उससे कवि प्रिया लिखा है। रामचंद्रिका केशव का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसके कारण केशव को सबसे बड़ी प्रसिद्धि मिली। भगवान राम के चरित्र को लेकर के और पूरा महाकाव्य लिखा गया। और केशव ये मानते थे कि तुलसी ने जो कुछ काम किया वैसा का वैसा काम मेरा है, उससे कुछ उत्तम ही है, कम नहीं है। इस दृष्टि से रामचंद्रिका को उन्होंने लिखा। इसके पीछे की भी कई कहानियां हैं। कहते हैं कि रामचंद्रिका के लिए कुछ लोगों ने कह दिया कि तुलसी से बड़ा कोई कवि नहीं है। केशव ने कहा, अच्छा क्या बात है कि तुलसी में ऐसे, कि तुलसी ने राम का इतना बृहद चरित्र लिखा है, रामचरितमानस जैसा इतने खंड का ग्रंथ लिखा है। और केशव ने कहा कि मैं तो एक रात में ऐसा ग्रंथ लिख सकता हूँ, ऐसी किंवदंतियाँ चलती है। और उसके पीछे तार्किकता ये है कि दूसरे दिन केशव वो ग्रंथ ला करके सभा में रख देते हैं कि देखिए मैं तो एक रात में लिख सकता हूँ ऐसा ग्रंथ रामचंद्रिका। लेकिन वो संभव इसलिए हुआ कि केशव वर्षों तक अपने शिष्यों को पढ़ाते रहे, और जो काव्य शास्त्र के अंग पढ़ाते थे, वो छंद पढ़ाते, वो अलंकार पढ़ाते, अन्य अन्य अंगों की चर्चा करते। तो उस समय में राम की कथा से बढ़िया प्रासंगिक और सबके समझ में आने वाली और इतनी बड़ी कोई दूसरी कथा नहीं थी। इसलिए केशव वर्षों तक छंद लिखते रहे, कभी दोहा समझाने के लिए, कभी सोरठा समझाने के लिए, कभी छप्पे के लिए, कभी कवित्व के लिए, कभी दूसरे मधुभार छंद के लिए, कभी दूसरे छंदों के लिए, अलग अलग छंदों के लिए वो समझाने के लिए लिखते रहे। और उस दिन उन्होंने राम के कथा क्रम को लेकर के उनको एक कर दिया। बीच में कहीं जरूरत थी कथा सूत्र को जोड़ने के लिए तो दूसरा जोड़ दिया, क्योंकि वो कविता करने में तो माहिर थे, पारंगत थे। लेकिन रामचंद्रिका को जब देखते हैं तो जो प्रसंग है राम की कथा के, बहुत सी जगह पर दो प्रसंग के बीच में बड़ा गैप आता है। किसी एक प्रसंग में तो बहुत ज़्यादा कविता है, दूसरे की बहुत संक्षिप्त है। तो एक साथ महाकाव्य की संकल्पना करके कोई व्यक्ति यदि काव्य लिखे तो इस तरह की विसंगतियां नहीं आ सकती। इसलिए केशव ने तो अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए लिखा और उनको एक कथा सूत्र में पिरो करके फिर रामचंद्रिका नाम से ये पूरा ग्रंथ तैयार कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर के राम की कथा को लेकर के ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो उल्लेखनीय ग्रंथ है। काव्य की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से कुछ भी नहीं। इस रचना में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, कादंबरी आदि ग्रंथों से भी कुछ सामग्री ली गई है। राम की कथा वाला तो है ही, रामायण तो है, रामचरितमानस तो है, लेकिन इनको भी इन्होंने कहीं न कहीं से कुछ प्रसंग लिए हैं अपनी तार्किकता के लिए, कुछ आकर्षण पैदा करने के लिए, चमत्कार पैदा करने के लिए, कुछ नवीनता पैदा करने के लिए कवि कुछ ऐसे करते हैं। रतन बावनी में मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन, उनका चरित्र है, उनके विषय में उनका यशोगान है। वीर सिंह चरित्र में इंद्रजीत सिंह के अनुज वीर सिंह के गुणों का बखान है, उनकी वीरता का बखान है, उनकी महानता का, उदारता का, दानशीलता का, मित्रता का, नीति का इनका वर्णन है। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर का यशोगान है। ये अलग अलग चरित्रों पर लिखे गए ग्रंथ हैं। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्योपदेशिक काव्य है, जिसमें दूसरों को उपदेश देने के हिसाब से ये काव्य लिखा गया है। तो ये 9 काव्य केशव के हैं। केशव अपनी काव्य रचनाओं के लिए, अपने काव्य की विशिष्टताओं के लिए, अपनी तार्किकता के लिए, अपनी बहुज्ञता के लिए, शब्द सामर्थ्य के लिए, भाषा और शैली पर पकड़ के लिए हमेशा जाने जाएंगे। कवियों के बीच में, पाठकों के बीच में समादृत रहेंगे। इस तरह के रचनाकार का परिचय हमारे विद्यार्थी, क्योंकि आपको परीक्षा की दृष्टि से इतना सा परिचय यदि आपने तैयार कर लिया तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। पुनः धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।